नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शर्मा सभी शिक्षक साथियों का NIOS के इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन कौन सी शिक्षण अधिगम विधियां हैं जो प्रभावी भूमिका निभाती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इन विधियों के बारे में जानने से पूर्व हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सीखना किसे कहते हैं, सीखना किस प्रकार संभव बन पाता है और ख़ास तौर पर छोटी कक्षाओं में पर्यावरण का अध्ययन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारी जो बातचीत है वो उस विषय के बारे में जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, जो महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम विधियां हैं, उनको सुनिश्चित करने की तरफ है। तो निश्चित रूप से हमें जानना समझना होगा कि आखिर हम पर्यावरण अध्ययन क्यों करना चाहते हैं और इन विधियों को सुनिश्चित कैसे किया जाए। एक शिक्षक होने के नाते उस विषय वस्तु के आधार पर हम कैसे चयन करें कि कौन सी विधियाँ बेहतर हो सकती हैं। साथ ही साथ इन विधियों के चयन में और इन विधियों को अपनी कक्षा में इस्तेमाल करने में एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज की बात में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना है कि सीखना किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में कुछ खास तरह के हम बदलाव करना चाहते हैं। जब व्यक्ति के व्यवहार में ये बदलाव हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में है। अक्सर ये बदलाव स्थायी होते हैं और इन बदलावों के माध्यम से, इन परिवर्तनों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ खास तरह के लक्ष्य जो उसने निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति करता है। सीखना एक प्रकार से एक सुविचारित प्रक्रिया है, एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। किसी न किसी योजना के साथ वो आगे बढ़ रही होती है और इसमें मानसिक स्थिति भी काम करती है। बच्चे का संज्ञानात्मक का जो व्यवस्था है वो भी उस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रही होती है। इस प्रकार सीखने वाले की भूमिका या बच्चे की भूमिका एक सक्रिय, संचेतन और एक उत्प्रेरक की होती है जिसमें वह सीख रहा होता है। अतः सीखना अक्सर ये माना जाता है कि एक संदर्भ सापेक्ष प्रक्रिया है। आइए हम इस पर बात करें कि आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं। बच्चे, हमारी कक्षाओं में आप सब लोग देखते हैं कि बच्चे नकल करके सीखते हैं, अपने द्वारा किए गए कार्य को खुद दोहराते हैं, किसी और के द्वारा किए गए कार्य को भी दोहरा कर सीखते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, अभ्यास एवं त्रुटि के नियम से वो सीखते हैं। बच्चे देखकर भी सीखते हैं और अवलोकन करके एक नए व्यवहार का निर्माण कर रहे होते हैं। बच्चे अपने अनुभवों के द्वारा भी सीखते हैं और ये अनुभव बच्चे के, जो कि यह माना जाता है कि सभी प्रकार के अनुभव बच्चों के संवेदी अंगों की सहायता से मजबूत बनते हैं। इन अंगों की सहायता से, इन अंगों के विकास और कौशल से बच्चे सीख रहे होते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक शिक्षक होने के नाते हम कई प्रकार की विधियों का चयन करते हैं, पर इन विधियों के चयन से पूर्व कुछ बातें जो हमें जानना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम इस पर चर्चा करें। एक शिक्षक होने के नाते ये हमें समझना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी हमारे पास आता है, जो भी विद्यार्थी हमारे स्कूल में आ रहा है, हमारी कक्षा में बैठा है, उसके पास एक समृद्ध ज्ञान भंडार है। उसके पास अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से एक प्रकार का जो अनुभव उसने अर्जित किया है, उन सबको लेकर वो हमारी कक्षा में आ रहा होता है। हमें मानना चाहिए कि सभी बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना, उत्सुकता होती है उनको कुछ ना कुछ करने की। सभी बच्चों में सीखने का सामर्थ्य होता है। हम ये भी जानें कि किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो सकता है, पर सीखना सब चाहते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये बात हमारे पर्यावरण अध्ययन के विषय से भी जुड़ती है, वो ये कि बच्चे अपने परिवेश से, अपने आसपास के माहौल से एक बेहतर प्रकार से सीख पाते हैं। और इन सबको सीखने को ही हमें एक शिक्षक होने के नाते संवेदनशील होते हुए समझना होगा। सीखने से जो अभिप्राय है वो ये कि बच्चों के जो अनुभव हैं, यदि बच्चा अपने अनुभवों को दोहराता है, उन अनुभवों पर प्रयोग करता है, उन प्रयोगों के आधार पर या अपने अनुभवों के आधार पर वो बातचीत करना चाहता है, उन पर सवाल खड़े करता है, अपने साथियों से चर्चा करता है, सोचता है और खुद से करके देखता है, तो निश्चित रूप से ये गतिविधि या ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो सीखने की तरफ बढ़ रहा होगा। आप अपनी कक्षा में इस प्रकार ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे सीखने की स्थिति में हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। एक शिक्षक की ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने बच्चों को अपनी कक्षा में सीखने का मौका दे, सीखने के अवसर दे और सीखने के लिए जो ज़रूरी माहौल है वो बनाए। उसका निर्माण करना एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम ये मानकर चलें
कि हमारी कक्षा में की जाने वाली सभी गतिविधियों के केंद्र में बच्चे हों। क्यों? क्योंकि सभी गतिविधियां बच्चों के लिए होती है। सभी प्रकार के क्रियाकलाप उस कक्षा में जो आप करने जा रहे हैं, जिनके लिए आप तैयार हैं, वो सब बच्चों के लिए किए जाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारी कक्षा को एक बाल केंद्रित कक्षा के रूप में आगे बढ़ा रहे होंगे। गतिविधि अपने आप में एक सीखना है। यदि आपकी कक्षा में कोई गतिविधि हो रही है तो गतिविधि की प्रक्रिया ही बच्चों को सिखा रही होगी। गतिविधि का परिणाम वो एक अलग स्थिति है, गतिविधि का परिणाम सिखाएगा ही, परंतु गतिविधि करना ही अपने आप में सीखना है। बच्चे यदि सहयोग करके उस गतिविधि में जुड़ रहे हैं, बच्चे भागीदारी कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का सीखना ही है। आइए अब हम इस पर चर्चा करें कि जिसके विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर हम पर्यावरण का अध्ययन क्यों करते हैं। जब हमने एक बार सीखा कि सीखना क्या होता है, सीखना कैसे संभव बनता है, अब हम ये समझना है, क्योंकि आज की बातचीत इस बारे में है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में कौन कौन सी ऐसी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं जो एक शिक्षक को अपनानी चाहिए अपनी कक्षा को बेहतर बनाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन मूलतः बच्चे के परिवेश को समझने का प्रयास है और इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये उसके सीखने की पहली पाठशाला है। यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को समझ पाता है, वो उससे सीखता है। परिवेश की घटनाओं के बीच वह कार्य कारण संबंध को खोज पाता है कि ये घटनाएं क्यों हुई। बारिश का गर्मी के साथ क्या रिश्ता है, पानी के साथ क्या रिश्ता है, पानी और खाद बीज का पेड़ पौधों के विकास के साथ क्या रिश्ता है। और इन सब घटनाओं को जब वो देखता है या करता है तो निश्चित रूप से उसमें एक वैज्ञानिक नज़रिया विकसित हो रहा होता है। ये वैज्ञानिक नज़रिया एक प्रकार से या वैज्ञानिक तरीका ये एक प्रकार से उसके अंदर एक सजग होने की स्थिति उत्पन्न करता है जो उसके पर्यावरण से आती है। पर्यावरण का अध्ययन छोटी कक्षाओं में खास तौर पर इस बात को भी बताता है कि पर्यावरण के घटक या पर्यावरण जिनसे बनता है और सामाजिक घटनाओं के बीच एक अंतर संबंध है। कुछ खास तरह का भूगोल कुछ खास तरह के रहन सहन को प्रभावित करता है। रेगिस्तान में रहने वाले प्राणी, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले प्राणी या वहाँ की खास तरह की वनस्पति, खास तरह के जीवन संबंध, वहाँ का रहन सहन, खान पान, ये मोटे तौर पर ये माना जाता है कि उस भूगोल के साथ रिश्ता बनाता है। तो पर्यावरण को समझकर हम मानवीय समाज को समझ रहे होते हैं, मानवीय समाज के विचार और उनकी परंपराओं को जान रहे होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन बच्चे को अपने पड़ोस के बारे में बताता है, अपने खान पान के बारे में बताता है, अपने इतिहास के बारे में बोध कराता है, भाषाओं के बारे में बात करता है, उसके बस्ती में उसके गांव में होने वाली कृषि के बारे में बताता है और इस कृषि का व्यापार के साथ क्या रिश्ता है वो इसको भी समझाता है। और इन सब के आधार पर वो यातायात, उद्योग धंधे या उसके आगे की स्थितियों को समझ रहा होता है। तो इस प्रकार हम मानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन मूलतः बच्चे को अपने आप को समझना है, बच्चे के परिवेश को समझना है। यही पर्यावरण अध्ययन का बड़ा उद्देश्य है, खासतौर पर छोटी जो कक्षाएं हैं हमारे पास उनमें। पर्यावरण अध्ययन अपने आप में ही जीवन जीना है। जैसा कि हम मानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो है वो सह अस्तित्व सिखाएगा, सह अस्तित्व के बारे में बात करेगा, हमें सामूहिकता का बोध कराता है, बच्चों में आत्मविश्वास को भरता है। जब घटनाओं को करके देखते हैं, घटनाओं के बारे में परिचय होते हैं, वो घटनाएं वो होती है जो उसके अपने रोजमर्रा के जीवन में वो हर दिन देख रहा होता है। तो इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होता है। बच्चों में एक दूसरे की अहमियत को हम समझ सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से, और ये एक सकारात्मक जो निर्भरता है, यानी कि एक व्यक्ति सबके लिए है और सब एक व्यक्ति के लिए है, ये जो अवधारणा है ये पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनती है। बच्चे काम करते समय अपने अनुभवों को रचते गढ़ते और उनको विकसित करते समय कुछ खास तरह के निर्णय कर पाते हैं, कुछ खास तरह के फैसले ले पाते हैं। इन सब में एक की भूमिका और अपने समूह की भूमिका या अपनी कक्षा की भूमिका या कक्षा के बाहर की जीवन की भूमिका को वो शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से वो पर्यावरण अध्ययन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इस प्रकार हम ये मान लेते हैं या ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन स्वतः ही एक जीवन जीने की स्थिति है, जहाँ पर बच्चा जीवन जी रहा होता है। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आधार पर ही हम हमारी कक्षाओं में सीखने सिखाने की गतिविधियों को विकसित कर पाएंगे। तो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पर्यावरण को कैसे समझता है। बच्चे पर्यावरण को कैसे समझते हैं ये दूसरी बात है, पर एक शिक्षक के लिए भी पर्यावरण को जानना और समझना एक प्रकार से एक आवश्यक स्थिति है। पर्यावरण को आप 3 प्रकार से समझ सकते हैं, जहाँ पर आप पर्यावरण के द्वारा, परिवेश के द्वारा सीखना चाहते हैं, या परिवेश के बारे में सीखना चाहते हैं, या परिवेश के लिए सीखना चाहते हैं। तो यहाँ 3 स्थितियाँ हैं हमारे पास कि
पर्यावरण अध्ययन के द्वारा सीखना, यहाँ पर पर्यावरण जो अध्ययन है वो एक माध्यम बन जाता है। पर्यावरण के द्वारा हम सीख रहे होते हैं। जैसे वास्तविक घटनाओं का हम जिक्र करते हैं, आज सर्दी है, आज बारिश होगी, आज मौसम में गर्मी है, इनके कारणों को हम पकड़ पाते हैं, इनके कारणों को हम समझ पाते हैं और इन कारणों के बारे में बच्चों से हम कुछ आंकड़े इकट्ठे करा सकते हैं और इस प्रकार से कुछ खास तरह के कौशल का विकास कर रहे होंगे। ये इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो हमारे पर्यावरण अध्ययन विषय को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ती है, उसमें अधिगम को बेहतर बना पाती है। हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं और ये अभ्यास जो है ये बेसिकली उस पर्यावरण के द्वारा सीखने की तरफ बढ़ रहा होता है और ये सीधा जुड़ा होता है जहाँ पर बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर देख पाता है। जैसे पर्यावरण के बारे में अगर हम ये सीखना समझना चाहें तो पर्यावरण वहाँ विषय वस्तु बन जाता है। पहले वाले में पर्यावरण एक तरीका था जहाँ हम सीख रहे थे, दूसरी वाली स्थिति में पर्यावरण अपने आप में एक विषय वस्तु है। आज हम बच्चों को ये गतिविधि दे सकते हैं कि पिछले 1 महीने में हमारे यहाँ पर तापमान किस प्रकार का रहा, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई, हमारे आसपास के परिवेश में किस किस प्रकार की मिट्टी की उपलब्धता है। इनके आधार पर हम बच्चों को परिवेश का या परिवेश को विषय वस्तु बनाकर हम समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे आसपास का कि जो पानी है वो किस प्रकार का पानी है, कहाँ कहाँ से पानी के स्रोत हमारे पास हैं, पानी की उपलब्धता कितने प्रकार की है, जो हमारे पास पानी उपलब्ध है वो पानी किन किन उपयोगों में, किन किन तरह के कामों में उपयोग लिया जाता है। अगर हम ये सब बातें बताते हैं, ये सब बातें अगर हम कक्षा में चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के बारे में बता रहे होंगे और यहाँ पर पर्यावरण एक विषय वस्तु के रूप में काम कर रहा होगा। इस तरह के पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो ये पर्यावरण वस्तुतः उन भौतिक घटनाओं के साथ साथ नदी, नाले, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे, इन सब के बारे में जब बात की जाती है तो वो एक मानव के उस संबंध को भी बताता है कि मानव का कृषि के साथ क्या रिश्ता है, मानव कृषि पर किस रूप से निर्भर करता है, ये कपड़े जो पहनता है वो कहाँ से आए, वो जो औजार इस्तेमाल करता है उनका उपयोग क्या है, उन औजारों को बनाने में उस प्रकृति का कितना कितना संबंध है। ये सब अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण को सिखाते हैं। पर्यावरण विषय वस्तु के रूप में काम कर रहा होता है। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो पर्यावरण अध्ययन के लिए ज़रूरी बनती है वो ये कि हम पर्यावरण के लिए भी सिखाते हैं। यहाँ पर पर्यावरण के लिए सिखाने से अभिप्राय हमारा ये कि हम कुछ खास तरह के मूल्य बच्चों में विकसित कर रहे होते हैं अपनी कक्षा में। उनमें जवाबदेही की भावना आती है, वो अपनी गतिविधियों के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनमें संवेदनशीलता का जो एक प्रकार से भाव है वो उत्पन्न होता है। वो एक के प्रति, दूसरे के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, यहाँ तक कि वो पशुओं के प्रति भी संवेदनशील बनते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन एक प्रकार की उस तरह की संवेदनशीलता को बढ़ा रहा होता है। संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए ये बताना और समझाना पर्यावरण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह के पर्यावरण के संकट से हम जूझ रहे हैं वो पर्यावरण अध्ययन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का मामला है, जिसको हम अपनी कक्षा में बच्चों से बातचीत करके, बहस करके, उनके अपने अनुभवों को शामिल करके, आगे की चर्चा में हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पर ये बातें हैं जो महत्वपूर्ण अभी समझना है वो ये कि पर्यावरण विषय अपने आप में एक पद्धति भी है, पर्यावरण अपने आप में एक विषय वस्तु भी है और पर्यावरण अपने आप में एक वो जिसके लिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण हमें एक मूल्यों का बोध कराने वाली स्थिति भी है, जहाँ पर हम लोग मानवीय मूल्यों का विकास कर रहे होते हैं। एक शिक्षक की एक जिम्मेदारी बनती है कि जब वो अपने विषय के बारे में कुछ खास तरह की जो शिक्षण अधिगम पद्धतियाँ हैं उनके बारे में जब वो विचार बनाए तो विचार करने से पूर्व उसे कुछ खास बातें ध्यान रखनी होंगी, जिनमें यह महत्वपूर्ण है कि जब भी वो किसी भी विधि का वो चयन करे, भले वो गतिविधि के बारे में बात करे या सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम के बारे में बात करे या प्रयोग करने के बारे में बात करे या अवलोकन के लिए तैयार रहे, पर इन सब गतिविधियों की तरफ बढ़ने से पूर्व ये आवश्यक है कि वो उन गतिविधियों के बारे में, उस मेथड के बारे में, उस विधि के बारे में स्पष्ट रहे और ये भी पता करे कि इस गतिविधि का या इस मेथड का उसके विषय के साथ कितना जुड़ाव है। साथ ही साथ ये समझना बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए कि वो विद्यार्थियों की समझ को समझे, उनकी परिपक्वता को जाने और उनकी आयु क्या है, उनकी आयु का स्तर क्या है। क्यों? क्योंकि उनकी कक्षाओं में, प्रारंभिक कक्षाओं में, जहाँ पर कक्षा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, इन सबको लेकर अगर वो बात करता है, या 6ठी 7वीं 8वीं कक्षाएं भी अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं तो सभी कक्षाओं के बच्चों की अपनी आयु की स्थिति अलग अलग है। तो इनके आधार पर हमें ये तय करना है कि हम किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया को आज आयोजित करने जा रहे हैं। कोई भी गतिविधि या कोई भी प्रक्रिया आप अपनी कक्षा में आयोजित करते हैं तो उसकी तैयारी पूर्व में ही करके जाएं। और इसके बारे में यदि आप बच्चों को बताते हैं कि आज हमने ये जाना, ये समझा और कल की कक्षा में हम ये करने जा रहे हैं,
तो उनकी में एक कौतूहल होगा, उनमें एक उत्साह होगा, उनमें एक पूर्व तैयारी होगी, उनके सामने अचानक से कोई स्थिति नहीं आ रही होगी। तो हमें इस घटना से बचना चाहिए कि हम बच्चों के सामने अचानक से कोई स्थिति पैदा करें। हम बच्चों को बताएं और उनसे भी सहयोग लें। क्यों? क्योंकि जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया कि ये कक्षा बच्चों की है, बच्चों के लिए है। वो गतिविधियाँ वो अपने लिए आयोजित करते हैं और उनका उत्साह तब रहेगा जब उनकी भागीदारी होगी। और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि हम जो भी गतिविधि करने जा रहे हैं, जो भी प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं, उसके बारे में बच्चों से पूर्व में ही चर्चा करें। एक शिक्षक को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस किस प्रकार के संसाधन उस आने वाली कक्षा में, गतिविधि में या अधिगम प्रक्रिया में ज़रूरत पड़ने वाली है। ये संसाधन क्या उनकी कक्षा में उपलब्ध है? ये संसाधन कक्षा से बाहर यानी कि विद्यालय में या विद्यालय के बाहर यानी समाज में उपलब्ध है? तो इस प्रकार के संसाधन की व्यवस्था करना, उनके बारे में विचार करना और उनके बारे में चर्चा करना एक संवेदनशील शिक्षक के लिए, एक पर्यावरण पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी कक्षा में इस बारे में चर्चा करें। पत्तियों के बारे में अगर है तो पत्तियां बच्चे अपने खेत से लेकर आ सकते हैं। किस किस मौसम में फसल होती है, कौन कौन सी फसल है, कौन कौन से बीज घरों में पाए जाते हैं, उनको अगर आपको एकत्रित करना है तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि ये सब संसाधन आपको अपनी कक्षा या विद्यालय में ना मिले, बच्चों के घरों में होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो बच्चों के घरों को भी आप अपने विद्यालय से जोड़ रहे होते हैं। सीखने का माहौल बनाना ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी गतिविधि बेहतर होगी, कोई भी सीखने सिखाने की परंपरा या प्रक्रिया बेहतर होगी जब उसमें सभी बच्चों को काम करने के समान अवसर मिलें। एक शिक्षक को यह भी मानना और जानना चाहिए कि सीखने की एक से अधिक विधियां काम कर सकती हैं और सभी बच्चे अलग अलग प्रकार की विधि से सीख भी सकते हैं। कोई एक विधि अंतिम नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं, ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर शिक्षण अधिगम को अपनी कक्षा में जगह दे रहे होंगे। आइए अब हम पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख विधियों के बारे में बात करें। छोटी कक्षाओं में खास तौर पर पर्यावरण को पढ़ाते समय या उस पर बात करते समय 3 प्रकार की अधिगम विधियां हमारे पास हैं। एक वो विधियां जो कक्षा में हो सकती हैं, कक्षा के अंदर या स्कूल के अंदर आप कर सकते हैं। एक वो विधियां जो कक्षा के बाहर होती है, स्कूल के बाहर होती हैं। और रचनात्मक कार्य, कुछ खास तरह के कार्य जो एकदम रचनात्मक हैं, उनको भी हम हमारी शिक्षण अधिगम विधियों में शामिल करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसको जानें कि कक्षा में की जाने वाली कौन कौन सी विधियां हैं। अक्सर शिक्षक कुछ घटनाओं को समझाने के लिए या अपने विषय को समझाने के लिए व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करता है। छोटी कक्षाओं में भी हम लोग कई बार इसको कर लेते हैं। तो ये भी एक ऐसी विधि है जो आप अपनी कक्षा में कर सकते हैं। अब ये विषय की प्रकृति और विषय की मांग के अनुसार आपको तय करना होगा। मानचित्र निर्माण करना, बच्चों से नक्शे बनाना, बच्चों से उनके स्कूल के बारे में, घर के बारे में, उनके बाजार के बारे में, उनके मोहल्ले या बस्ती के बारे में कि विद्यालय कितना दूर है, उनके दोस्तों का घर, उनके जो उनके अपने मित्र हैं उनका घर विद्यालय से और उनके घर से कितना दूर है और वो किन रास्तों से जाते हैं। आप ये भी गतिविधि बच्चों को दे सकते हैं। या मानचित्र निर्माण के कौशल का विकास कर सकते हैं कि आप घर से जब स्कूल आते हैं तो रास्ते में किन किन के घर होते हैं, कौन कौन से प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल आप देखते हुए आते हैं। आइए हम इनका मानचित्र बनाते हैं। भले वो मानचित्र पैमाने पर ना हो, भले वो मानचित्र वो सटीक ना बने, पर एक प्रकार से आप मानचित्र निर्माण की कौशल का बच्चों में विकास कर सकते हैं। बच्चों को समूह में बनाकर अपनी कक्षा में आप चर्चा कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले में कौन कौन सी मौसमी बीमारियां होने की संभावना है, ये मौसमी बीमारियां क्यों हो रही है, इन मौसमी बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है, इनके हमारे पास क्या विकल्प हैं। इन विकल्पों पर चर्चा बच्चे बखूबी करेंगे। यदि आप उन्हें चर्चा का अवसर देते हैं अपनी कक्षा में तो ये भी कक्षा के अंदर की जाने वाली गतिविधि है। इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम बात कर सकते हैं। पाठों के जो अंदर प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं या प्रश्न जो दिए जाते हैं उनके उत्तर भी आप बच्चों से माध्यम से जानकर आप बात कर सकते हैं। बच्चों के पास अपने खुद प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों से भी आप अपनी कक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक प्रश्नोत्तर विधि भी एक छोटी कक्षाओं में खास तौर पर एक बेहतर विकल्प होती है एक रोचक तरीके से शिक्षण अधिगम करने का। ये प्रश्न बच्चों को चिंतन के लिए प्रेरित करते हैं। आप बच्चों से कुछ घटनाओं के आधार पर जो वो बच्चे देखते हैं, अवलोकन के आधार पर कुछ खास तरह के पोस्टर का निर्माण करा सकते हैं, चित्रकला का निर्माण करा सकते हैं। ये भी एक माध्यम है बच्चों को खास तौर पर छोटी कक्षाओं में सीखने सिखाने का मौका देने का। कई प्रकार की गतिविधि आप कर सकते हैं जिनमें मोटे तौर पर अवलोकन है, सवाल है, सवाल पूछकर अवलोकन के माध्यम से आप कर सकते हैं कि
विद्यालय के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या स्थितियाँ हैं जो बहुत बड़ी हैं, छोटी हैं, उनका अपना आयतन किस प्रकार का है, सवाल कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उनके आधार पर उनके बीच के संबंधों पर बात कर सकते हैं, प्रयोग करा सकते हैं आप उन्हें, उनको कुछ खास तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि जल की कौन कौन सी अवस्था है, जल जब जम जाता है तो बर्फ़ के रूप में आता है तो कौन सी अवस्था होगी, जल को गर्म करने पर किस प्रकार की अवस्था में वो तब्दील हो जाता है, जल की मौजूदा अवस्था कौन सी है, इन पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये कक्षा में की जाने वाली गतिविधियाँ हैं। कुछ गतिविधियाँ हैं जो कक्षा के बाहर होती हैं, जिनके बारे में हम बड़े कौतूहल से बच्चे करना और समझना चाहते हैं, जैसे घूमना, अवलोकन करने के साथ साथ, और बाहर जाकर आंकड़े एकत्रित करना। आप उन्हें काम दे सकते हैं कि उनकी बस्ती का जो प्रमुख बाजार है, उनके गांव का जो मुख्य बाजार है, वहाँ किस मौसम में किस प्रकार की सामग्री बिकने को आती है, उसकी बिक्री के लिए कौन कौन से केंद्र होते हैं, वो सामान कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे कौन से सामान है जो गांव में ही उत्पादित होते हैं, ऐसे कौन सी सामग्री है जो गांव से बाहर से आती है, मशीनें कहाँ से आती है, उनके यहाँ पर कोई और सामान है, अनाज कहाँ से आता है, सब्जियाँ कहाँ से आ रही है, दूध कहाँ से आता है, इन सब के बारे में हम बात कर सकते हैं। आंकड़ों का संग्रहण करा के उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। कुछ सर्वे भी आप बच्चों से करा सकते हैं। इस मौसम में कौन सी फसल पैदा होती है, इस फसल को लोग या किसान बेचने कहाँ जाते हैं, उनके बाजार में किस प्रकार की फसलों की आवक सबसे ज़्यादा है, ये बातचीत कर सकते हैं। अपने घर में बच्चे बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के आधार पर आप बस्ती के लोगों से बातचीत करने के लिए उनको बढ़ा सकते हैं। किसानों से बात करने के लिए आप उन्हें भेज सकते हैं, कारीगर से बात करने के लिए भेज सकते हैं। उन बच्चों से आप उनकी बस्ती और गाँव के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये तमाम वो बातें जो आप उन्हें कक्षा से बाहर करके दिखाते हैं तो बच्चे बड़ी उत्सुकता से भाग लेंगे। और ये भी पर्यावरण अध्ययन की एक मजबूत विधि है। अवलोकन करना, खोज करना, इसके लिए हमें प्रेरित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। बच्चों को आप खुद भी कुछ घटनाओं के आधार पर बाहर भी प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। खेल विधि बच्चों के लिए बहुत रोचक विधि है। तो ये तमाम विधियाँ वो हैं जो कक्षा के बाहर की जाने वाली विधियाँ हैं और इन विधियों में बच्चे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे होते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो कक्षा में भी होती है, कुछ कक्षा के बाहर भी होती है। इनका कोई खास तरह का विभाजन नहीं है। इसी प्रकार से कुछ रचनात्मक संप्रेषण विधियाँ भी हैं जो आप कहीं भी कर सकते हैं, कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर, विद्यालय में सभी सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं, जिसमें संगीत है, गायन है, उनको में अभिनय है। कुछ खास तरह के अभिनय कराकर आप उनसे कुछ ऐतिहासिक पात्रों के बारे में, कुछ कहानी के पात्रों के बारे में, कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ के बारे में उनका परिचय करा सकते हैं आप। तो एक प्रकार से ये रचनात्मक विधियाँ हैं। मिट्टी में बच्चों को बड़ी उत्सुकता है तो उनके आधार पर कुछ खास तरह के खिलौने, कुछ खास तरह की आकृतियों का निर्माण कराया जा सकता है। लकड़ी से वस्तुओं का निर्माण कराया जा सकता है। चित्रकला के माध्यम से बच्चों के विचारों और कल्पनाओं को पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार से ये भी उनके पर्यावरण को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। तो इस प्रकार की विधि या इस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया भी आपको अपनी कक्षा में करनी चाहिए। बच्चों से कुछ खास रही घटनाओं के बारे में बहस कराना, उनके विचारों को अभिव्यक्ति देना, लिखवाना, कुछ खास तरह के शब्दों का उच्चारण कराना, यह भी एक प्रकार से रोचकता के साथ काम करता है। तो इससे उनकी संप्रेषण जो क्षमता है उसका विकास होता है, संप्रेषण कौशल का विकास होता है। कहानी और कविता बच्चों के लिए बहुत रोचक है और अक्सर एक शिक्षक को, एक लोकप्रिय शिक्षक के बारे में ये माना जाता है कि बच्चे उसे इसलिए पसंद करते हैं कि हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षिका हमारे पाठ को कहानी के माध्यम से शुरू करती हैं। तो कहानी और कविता एक बहुत मजबूत विधा है सीखने सिखाने की परंपरा में। घटनाओं को सुनाना और उन घटनाओं का विश्लेषण करना। घटनाओं को सुनाने से अभिप्राय ये है, मान लीजिए कि हम बच्चों को इस प्रकार की चिंताओं में डालें कि अगर इस मौसम में बहुत बारिश हुई तो क्या हो जाएगा, बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, बहुत अधिक सर्दी होगी तो क्या होगा, यदि मान लीजिए उसके आसपास में जो नाला है पानी का वो सूख जाएगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाओं का विश्लेषण कराना अपने आप में उन घटनाओं के जो प्रमुख कारण हैं उनके बारे में उनका परिचय कराना भी है। और बच्चों को ये इन सब में आनंद आएगा। निश्चित रूप से आप ये मानिए कि एक शिक्षक के लिए आपको लगता होगा कि शायद ये बड़ी बात है या हो सकता है कि बच्चे, छोटी कक्षाओं के बच्चे ऐसा ना कर सके, ये हमारा भ्रम है। हमें उनको ऐसा मौका देना चाहिए क्योंकि उनके पास भी विकल्प हैं, उनके पास भी उन आपके प्रश्नों के जवाब हैं। आप उन्हें अवसर दीजिए उनके पास अपने अनुभवों के आधार पर। तो ये भी एक गतिविधि है, ये भी एक प्रकार से सीखने सिखाने की एक मजबूत प्रक्रिया बनती है। आप अपनी कक्षा में बच्चों को साथ साथ काम करने के अवसर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उनमें कुछ रचनात्मकता है वो बढ़ेगी, उनको कुछ आज़ादी दें काम करने के लिए। बच्चे यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो उस पर्यावरण अध्ययन विषय में या उसके इतर भी एक विषय के साथ दूसरे विषय के साथ जुड़ाव करके, एक गतिविधि का दूसरी गतिविधि के साथ जुड़ाव करके आप अपनी कक्षा में बेहतर शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको एक प्रकार से आकार दे रहे होंगे। एक शिक्षक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है
कि जब भी वो किसी भी गतिविधि की आयोजना करने वाला हो या उसके बारे में तैयारी करने वाला हो तो निश्चित रूप से वो योजना का निर्माण करे। ये योजना उस विषय की प्रकृति के साथ संबंधित हो। गतिविधियों का या किसी प्रकार का जो आपने शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया करने वाले हैं वो एक से अधिक भी हो सकती है, तो आपको ये पता हो कि कौन सी विधि किस प्रकार से जुड़ने वाली है, कि अवलोकन को आप वर्गीकरण के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। बच्चों से आपने कहा कि आप पता करके आइए कि हमारे विद्यालय में आसपास कौन छोटा कौन बड़ा या इस प्रकार की आकृतियां हैं, तो इन आकृतियों के माध्यम से आप उन्हें एक प्रकार से गणित विषय भी पढ़ा रहे होंगे, एक प्रकार से आप उन्हें छोटे और बड़े का अनुमान करा रहे होंगे, एक आयतन की जो बड़ी अवधारणा है उसके बारे में बता रहे होंगे। तो ऐसा करके आप कई प्रकार की विधियों का अवलोकन के साथ मूल्यांकन का, मापन का, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो एक विधि का दूसरी विधि के साथ समेकन एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये समझना होगा कि हम कोई भी ये बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हम बच्चों की रुचि, उनकी भागीदारी और उनकी आज़ादी के साथ अपनी कक्षा में उन स्थानों को बरकरार रखें जहाँ पर बच्चे उत्सुकतापूर्वक भाग ले सकें। और ये तब संभव होगा जब हमारी उस पूरी गतिविधि में बच्चों की भी भागीदारी होगी। हमारी पूरी प्रक्रियाओं में बच्चे भी भाग लेंगे। बच्चों को लगेगा कि कक्षा उनके लिए है और आज सीखने सिखाने की जो बातचीत है वो उन्होंने खुद ने तैयार की है। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ उन्हें संसाधन मुहैया कराने वाला है, शिक्षक सिर्फ उन्हें बताने वाले हैं कि कैसे करना है। शिक्षक की भूमिका सिर्फ इतनी ही है, एक साथी के रूप में है। तो यदि अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी पर्यावरण की कक्षा में, छोटी कक्षाओं में खास तौर पर आप बेहतर सीखने सिखाने की जो परंपरा है उसको विकसित कर रहे होंगे। एक शिक्षक को उपलब्ध संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी किसी भी गतिविधि में, अपनी किसी भी प्रक्रिया में जो संसाधनों की आवश्यकता होती है आप उनका भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। आप तीलियों के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से या तमाम तरह की जो आसपास की मिट्टी, पत्थर या और भी तमाम तरह की चीज़ें आपके विद्यालय में हैं, विद्यालय की दीवार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके आप बेहतर शिक्षण अधिगम के लिए काम कर रहे होंगे। इन विधियों के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि एक आपकी कक्षा में एक लोकतांत्रिक माहौल हो। किसने सीखा के बजाय आप इस बात पर जोर दें क्या और कैसे सीखा जाता है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का माहौल हो, सभी के विचार और उनके नजरिए को समझा जाए और आपकी कक्षा में प्रतिस्पर्धा का माहौल न रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी विधियां और आपका ये तरीका दोनों मिलकर उस पर्यावरण अध्ययन विषय को बहुत रोचक बना रहा होगा। बच्चों की भाषा को महत्व देंगे, उनको सम्मान मिलेगा तो उनकी भागीदारी बढ़ रही होगी। बच्चे इस बात से न डरें कि वो असफल हो जाएंगे या बेहतर परिणाम न दे पाएंगे, उनको सजा नहीं मिलेगी। तो अगर इस तरह की व्यवस्था स्कूल में होती है या अपनी कक्षा में आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों की भागीदारी बढ़ेगी। आपको एक शिक्षक के नाते न खड़े होकर एक साथी के रूप में खड़े होना है और एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पर बच्चों को सवाल पूछने की आज़ादी हो, भय मुक्त वातावरण हो। और ये तब संभव होगा जब बच्चे आपसे अपनेपन के साथ बात करेंगे, और ये अपनापन तब होगा जब आप उनको के नाम से बुलाएं। ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि आप बच्चे, एक शिक्षक सभी बच्चों का नाम जानता है और नाम से आप उन्हें संबोधित करते हैं। बच्चों को खुद से काम करने के अवसर दें, उनमें रचनाधर्मिता का विकास होगा। उनके अनुभवों को कक्षा में जोड़ें, उनकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनें और उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण करने का अवसर दें और वो खुद फैसला ले पाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कक्षा बेहतर भागीदारी वाली होगी। आपके पास जो भी सीखने सिखाने के जो तरीके हैं, उपागम है, वो उस विषय के साथ बेहतर रूप से जुड़ रहे होंगे। एक आपकी भूमिका के बारे में अंत में हम ये कह सकते हैं कि आप एक योजनाकार हैं। आप अपनी कक्षा में संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, उनको संसाधन मुहैया कराते हैं। बच्चों को आप अपनी कक्षा में बोलने का, उनको भागीदारी बढ़ाने का मौका देते हैं और आप खुद अपनी भूमिका को ये मानकर चलते हैं कि आप भी एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में हैं। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उस विषय के साथ रोचकता के साथ जुड़ेगी, उसे प्रभावी बनाएगी और उसके परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे, बहुत उत्साही होंगे और बच्चे उनमें बहुत कुछ सृजन कर पाएंगे और अपने आप को बेहतर रूप से एक अध्येता के रूप में जोड़ पाएंगे और आप एक निश्चित रूप से लोकप्रिय शिक्षक के रूप में, एक बेहतर पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में और उस विषय को बेहतर समझने वाले शिक्षक के रूप में जाने और पहचाने जाएंगे। धन्यवाद।